नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। यह बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर के राजनीति विज्ञान विभाग का यूट्यूब चैनल है। हम लोग बीए पार्ट थर्ड के प्रथम प्रश्न पत्र प्रतिनिधि पश्चिमी राजनीतिक विचारक या पाश्चात्य राजनीतिक विचारक का अध्ययन कर रहे हैं और जो हमारा अध्याय चल रहा है उसका नाम है प्लेटो। प्लेटो के संबंध में हमने उसके जीवन परिचय को लेकर एक व्याख्यान पिछले वीडियो में हम लोगों ने आपको उनके जीवन के बारे में बताया था। आज हम इसी कड़ी में प्लेटो के एक प्रमुख सिद्धांत, प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा या प्लेटो का न्याय सिद्धांत को लेकर आए हैं। आज के व्याख्यान में हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत की चर्चा करने जा रहे हैं। रिपब्लिक का सबसे अधिक महत्वपूर्ण विषय न्याय की प्रकृति एवं उसके अधिवास अर्थात उसके निवास की खोज करना है कि न्याय क्या है और कैसा है और उसका निवास कहाँ है। ठीक है, तो यह रिपब्लिक जो कि प्लेटो का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उस रिपब्लिक का सबसे महत्वपूर्ण विषय जो क्या है, प्लेटो का न्याय सिद्धांत है। रिपब्लिक में उसकी इस न्याय संबंधी धारणा को इतना प्रमुख स्थान प्राप्त है कि रिपब्लिक का उपशीर्षक सब टाइटल क्या है, न्याय से संबंधित, कंसर्निंग जस्टिस। इसके बारे में हमने प्लेटो के प्रथम व्याख्यान, प्लेटो के परिचय से संबंधित जो था उसके अंतर्गत हम लोगों ने इस बात का अध्ययन किया था कि रिपब्लिक का उपशीर्षक या दूसरा शीर्षक क्या है, न्याय से संबंधित, कंसर्निंग जस्टिस। इस संबंध में बारकर ने लिखा है कि चाहे वह अर्थात प्लेटो सोफिस्ट वर्ग की धारणाओं का विरोध कर रहा हो या समाज की विद्यमान व्यवस्था में सुधार के लिए प्रयत्नशील हो, न्याय प्लेटो के विचार का मूलाधार रहा है। प्लेटो के समय में एथेंस में एक वर्ग था, सोफिस्ट वर्ग। उस समय सोफिस्ट वर्ग जो है प्रमुख रूप से शिक्षा प्रदान करने का कार्य करता था और उनकी एक अलग ही विचारधारा थी। तो वह सोफिस्ट वर्ग की धारणाओं का विरोध कर रहा हो या समाज की विद्यमान व्यवस्था में सुधार के लिए प्रयत्नशील हो, न्याय प्लेटो के विचार का मूलाधार रहा है। इसी प्रकार इब्न स्टीन ने कहा है, प्लेटो के न्याय संबंधी विवेचन में उसके राजनीतिक दर्शन के समस्त तत्व शामिल हैं। जो प्लेटो का न्याय सिद्धांत है उसके अंतर्गत प्लेटो का जो समस्त राजनीतिक दर्शन है उसके समस्त तत्व शामिल हैं। अब बात करते हैं वर्तमान समय में न्याय शब्द की व्याख्या को लेकर। वर्तमान समय में हम सब जानते हैं कि न्याय शब्द का प्रयोग कानून के आधार पर न्यायालय के अंतर्गत न्यायाधीश द्वारा जो निर्णय दिया जाता है उसके लिए किया जाता है। किंतु प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग वैधानिक अर्थात कानूनी अर्थ में नहीं किया, अपितु किस अर्थ में किया, नैतिक अर्थ में किया। उसके द्वारा न्याय शब्द का प्रयोग धर्म या कर्तव्य के पर्यायवाची अर्थ में किया गया। न्याय को किसका समानार्थक माना है उसने, धर्म या कर्तव्य का समानार्थक माना है। इसका अर्थ केवल यह है कि मनुष्य अपने उन सभी कर्तव्यों का पालन करे जिनका पालन समाज की व्यवस्था और हित की दृष्टि से किया जाना आवश्यक है। तो व्यक्ति को उन कार्यों को करना चाहिए प्लेटो के अनुसार जो समाज की व्यवस्था और हित की दृष्टि से आवश्यक है, और यही प्लेटो के दृष्टि में या उसके अनुसार न्याय कहलाता है। प्लेटो का कहना है कि समाज अथवा राज्य समाज की आवश्यकता और व्यक्ति की योग्यता। अब ध्यान दीजिए, दो शब्द हैं, समाज की आवश्यकता और व्यक्ति की योग्यता को दृष्टि में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ कर्तव्य निश्चित करते हैं। राज्य हो या समाज हो, तो राज्य समाज अपनी आवश्यकता और व्यक्ति की योग्यता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ कर्तव्य निश्चित करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति द्वारा संतोषपूर्वक अपने अपने कर्तव्य का पालन करना ही न्याय कहलाता है।
न्याय की इस धारणा के संबंध में अरस्तु कहते हैं, अरस्तु जो कि प्लेटो के शिष्य हैं, कहते हैं न्याय वह संपूर्ण सद्गुण है जो हम एक दूसरे के साथ अपने व्यवहार में प्रदर्शित करते हैं। प्लेटो ने न्याय संबंधी अपनी धारणा का प्रतिपादन करने से पूर्व तत्कालीन समय में, यानी प्लेटो के समय में, जो न्याय के संबंध में विभिन्न धारणाएं प्रचलित थी उनका सर्वप्रथम विवेचन किया, फिर उनका खंडन किया और खंडन करने के बाद अपने न्याय सिद्धांत का प्लेटो ने प्रतिपादन किया। हम यहाँ अब यह देख लेते हैं कि प्लेटो के समय में न्याय के संबंध में, न्याय को लेकर कौन कौन सी धारणाएं प्रचलित थीं। पहला है न्याय का परंपरागत सिद्धांत। यहाँ हम बच्चों थोड़ा विस्तृत रूप में इन सिद्धांतों को जानने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अध्याय का संपूर्ण अध्ययन आवश्यक होता है। जब परीक्षा में यह प्रश्न आपसे पूछा जाए तो इन सिद्धांतों की संक्षिप्त चर्चा ही, अगर प्लेटो के न्याय के सिद्धांत को पूछा गया है परीक्षा में, तो आपको संक्षेप में करनी है कि प्लेटो के समय में कौन कौन से सिद्धांत प्रचलित थे जिनका विवेचन प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत के प्रतिपादन से पूर्व किया और उनका खंडन वह किस प्रकार करता है। अब सबसे पहले जो न्याय सिद्धांत है जिसकी चर्चा प्लेटो करता है अपने स्वयं के न्याय सिद्धांत के प्रतिपादन से पूर्व, वह है परंपरागत सिद्धांत। सर्वप्रथम उसने न्याय की परंपरागत धारणा का विश्लेषण या विवेचन किया है जो कि परंपरागत नैतिकता के विचार पर आधारित है। प्लेटो के संवादों में, यहाँ बार बार संवाद वर्ड आएगा, यहाँ पुस्तक जो प्लेटो की पुस्तकें हैं उन्हें संवाद नाम से यहाँ पर उल्लिखित किया गया है। प्लेटो के संवादों में न्याय की इस धारणा का प्रतिपादन सिफालस और उसके पुत्र पॉलीमार्कस द्वारा किया गया है। जो परंपरागत धारणा है न्याय की, इसका प्रतिपादन किसने किया है? पिता पुत्र की जोड़ी है, सिफालस पिता हैं और पुत्र कौन है? पॉलीमार्कस। सिफालस कहते हैं सत्य बोलना और दूसरों के ऋण को चुका देना ही न्याय है। सिफालस के अनुसार न्याय क्या है? सत्य बोलना और दूसरों के ऋण को चुका देना। पॉलीमार्कस कहते हैं इसी कड़ी में प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रति उचित व्यवहार देना ही न्याय है। प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रति उचित व्यवहार देना ही न्याय है। और उचित शब्द की व्याख्या करते हुए वे कहते हैं न्याय एक कला है, कला चतुराई के साथ प्रयोग करने का नाम है। अतः मित्र के प्रति श्रेष्ठ और शत्रु के प्रति घृणित व्यवहार करना ही न्याय है। किंतु प्लेटो न्याय की इस धारणा को स्वीकार नहीं करता और इसका खंडन करता है, उसकी आलोचना करता है। वह कहता है सत्य बोलने और ऋण चुकाने के रूप में न्याय की परिभाषा करना दोषपूर्ण है। सत्य बोलने और ऋण चुकाने के रूप में न्याय की परिभाषा करना दोषपूर्ण है, क्योंकि ये दोनों ही कार्य कुछ परिस्थितियों में अन्यायपूर्ण और अनुचित भी हो सकते हैं। जैसे सत्य बोलते हुए दूसरे को अपने देश के सैनिक रहस्यों की जानकारी प्रदान करना अन्याय है। यह न्याय नहीं हो सकता कि हम हर किसी भी परिस्थिति में हम सत्य बोलें, ऐसा संभव नहीं है। जैसे हम सत्य बोलते हुए अपने देश के सैनिक रहस्यों की जानकारी किसी शत्रु देश को प्रदान कर दें तो यह न्याय नहीं होगा। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपने स्वस्थ चित्त वाले मित्र से अस्त्र ले लेता है और इसके बाद अस्त्र देने वाला जो अस्त्र जिससे लिए हैं वह पागल हो जाता है और अपने उन अस्त्रों को वापस मांगता है, तो ऐसी अवस्था में अस्त्र लौटाना एक न्यायपूर्ण कार्य नहीं कहा जा सकता। बात समझ में आई कि किसी से हम लोगों ने कोई अस्त्र लिए हैं, ठीक है, और अस्त्र ले लिए हम लोगों ने, और वह व्यक्ति जो अस्त्रों को देने वाला है वह पागल हो जाता है और पागल होने के बाद उन अस्त्रों की हमसे मांग करता है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को उन अस्त्रों को देना न्यायपूर्ण कार्य नहीं कहा जा सकता। अतः व्यापारिक नैतिकता के आधार पर जो परिभाषा न्याय की ऊपर दी गई है उसको संपूर्ण जीवन में अपनाना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त मित्रों के प्रति भलाई और शत्रुओं के प्रति बुराई की बात करना सरल है, परंतु उस दशा में इसका क्या अर्थ होगा जबकि मित्र केवल नाम के लिए मित्र हो और यथार्थ में शत्रु हो। व्यवहारिक जीवन में अनेक बार ऐसा होता है, मित्रों के प्रति भलाई और शत्रुओं के प्रति बुराई, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं जहां हमें
वास्तविक मित्र जो होता है हमारा, वह जो मित्र जो होता है हमारा वास्तविक रूप में वह शत्रु निकलता है। ठीक है, तो इस स्थिति में मित्रों के प्रति भलाई और शत्रुओं के प्रति बुराई वाली बात लागू नहीं हो सकती। और एक प्रश्न यह भी विचारणीय है कि क्या शत्रुओं के प्रति बुराई करना न्याय है? नहीं, यह तो नैतिकता के सबसे सामान्य सिद्धांत के भी विरुद्ध है। जिन व्यक्तियों के विरुद्ध बुराई की जाती है उनका अधःपतन हो जाता है। किसी व्यक्ति की स्थिति को पहले की अपेक्षा, वो पहले से ही बुरा है, शत्रु जो पहले से ही बुरा है, उसको और अधिक उसकी स्थिति को खराब कर देना न्याय की श्रेणी में नहीं आता। ठीक है, तो ये प्लेटो इसकी आलोचना करते हुए अपना तीसरा तर्क देते हैं। आगे वे कहते हैं, इन सब के अतिरिक्त न्याय के संबंध में सिफालस और पॉलीमार्कस द्वारा जो विचार व्यक्त किए गए हैं वे नितांत वैयक्तिक हैं। यह वैयक्तिक दृष्टिकोण समाज के लिए अहितकर होगा, क्योंकि ऐसा व्यक्ति समाज की उपेक्षा करेगा। समष्टि यानी संपूर्ण समाज के कल्याण की दृष्टि से किया गया कार्य ही न्याय हो सकता है। इन आधारों पर प्लेटो न्याय के परंपरागत सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते और उसका खंडन करते हैं। अब जो दूसरा सिद्धांत जिसकी चर्चा प्लेटो करते हैं वह है क्रांतिकारी सिद्धांत। प्लेटो की रिपब्लिक में इस धारणा का प्रतिपादन सोफिस्ट वर्ग के प्रतिनिधि थ्रेसिमैकस ने किया है। सोफिस्ट वर्ग का एक प्रतिनिधि है, विचारक है थ्रेसिमैकस। वह क्रांतिकारी सिद्धांत, न्याय का जो क्रांतिकारी सिद्धांत है उसका प्रतिपादन करता है। यह जो सिद्धांत या धारणा है यह शक्ति ही सत्य है अर्थात माइट इज राइट के विचार पर आधारित है और इसके अनुसार शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है। जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गर। न्याय के बारे में इसके दो दृष्टिकोण हैं। ठीक है, क्रांतिकारी सिद्धांत क्या है, क्या मानता है, शक्ति ही सत्य है और शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है। और दो दृष्टिकोण है इसके बारे में। प्रथम क्या है, समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने हितों को पूरा करना चाहता है, किंतु केवल शक्तिशाली ही इसमें सफल होते हैं। समाज में सरकार सबसे अधिक शक्तिशाली होती है, इसलिए शासन द्वारा निर्मित कानूनों के पालन करना ही न्याय है। तो यह प्रथम दृष्टिकोण क्या कहता है, समाज में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन होता है, सरकार। अतः सबसे, चूंकि सरकार सबसे शक्तिशाली है तो उसके द्वारा निर्मित जो कानून है उनका पालन करना ही न्याय है। दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार शासक के अतिरिक्त शेष सभी व्यक्तियों के लिए न्याय का अर्थ दूसरों का हित करना है। शासक के अतिरिक्त, देखिए क्या कह रहे हो कि शासक है, इसके अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के लिए न्याय का अर्थ क्या है, दूसरों का हित साधन करना। ठीक है, और शासक के लिए न्याय क्या है, अपने हित का साधन, यानी अपना हित साधन करना ही न्याय है। तो ये दोहरी परिभाषा न्याय की यहां पर आपको दिखाई देती है। शासक के लिए न्याय अलग है और शेष व्यक्तियों के लिए यानी शासितों के लिए न्याय अलग है। इस प्रकार थ्रेसिमैकस दो बातें कहता है, शासक वर्ग स्वयं अपने हितों की रक्षा के लिए ही शासन करता है और अन्याय न्याय से श्रेष्ठकर है। यह थ्रेसिमैकस की दो मान्यताएं हैं। प्लेटो इन दोनों विचारों का खंडन करता है। प्रथम विचार के संबंध में उसका कहना है कि शासन करना एक कला है और सभी कलाओं का लक्ष्य अपनी स्वार्थ सिद्धि करना नहीं वरन उन वस्तुओं के दोषों को दूर करना है जिनके साथ उनका संबंध होता है। बात समझ में आई कि शासन करना एक कला है और कला का लक्ष्य क्या होता है, अपनी स्वार्थ सिद्धि करना नहीं होता अपितु उन वस्तुओं के दोषों को दूर करना होता है जिनके साथ उनका संबंध होता है। जिस प्रकार एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थियों की त्रुटियों को दूर कर उनकी गुप्त या सुप्त शक्तियों को जागृत करता है, उसी प्रकार शासक का लक्ष्य प्रजा के दोषों, दुखों और कठिनाइयों को दूर कर उनका कल्याण करना होता है, न कि अपने हित का साधन करना। तो प्लेटो इस प्रकार इस सिद्धांत का खंडन करता है कि अपने हित का साधन करना सरकार द्वारा या शासक द्वारा न्याय नहीं है, अपितु प्रजा के दोषों को, दुखों को, कठिनाइयों को दूर करके उनका कल्याण करना ही न्याय कहलाता है। दूसरे विचार के संबंध में उसका कहना है कि न्याय पर चलने वाला व्यक्ति अन्यायी की अपेक्षा अधिक सुखी है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति आदर्श जीवन की प्राप्ति का प्रयत्न करता है और इस आदर्श की प्राप्ति में ही सुख निहित है।
सुख की अवस्था दुख की अवस्था से श्रेष्ठकर अच्छी होती है। इस प्रकार प्लेटो थ्रेसीमैकस की धारणा को अस्वीकार कर देता है। ठीक है। तीसरा सिद्धांत क्या है? कार्य कारण सिद्धांत। अब बात करते हैं तीसरे सिद्धांत की, कार्य कारण सिद्धांत, प्रैग्मेटिक थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन ग्लाउकन नामक विचारक द्वारा किया गया है और इस सिद्धांत के अनुसार न्याय एक कृत्रिम वस्तु है और इसका आधार कोई शाश्वत नियम न होकर समयानुसार बदलती हुई परंपराएं हैं। तो यह सिद्धांत क्या कहता है कि न्याय क्या है? एक कृत्रिम वस्तु है और न्याय का आधार कोई शाश्वत नियम नहीं है, वरन समय के अनुसार बदलती हुई परंपराएं या रीति रिवाज हैं। प्राकृतिक अवस्था जो समाज की स्थापना से पहले की जो अवस्था है उसे क्या कहा जाता है? प्राकृतिक अवस्था। प्राकृतिक अवस्था में निर्बल मनुष्यों को अनेक कष्ट उठाने होते थे, इसलिए उन्होंने प्राकृतिक अवस्था का त्याग कर एक समझौता किया जिसके आधार पर कानूनों का निर्माण हुआ जो मानवीय व्यवहार और न्याय का मापदंड निर्धारित करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई आपको? प्राकृतिक अवस्था में निर्बल मनुष्यों को अनेक कष्ट उठाने होते थे, इसलिए उन्होंने प्राकृतिक अवस्था का त्याग कर एक समझौता किया जिसके आधार पर कानूनों का निर्माण हुआ जो मानवीय व्यवहार और न्याय का मापदंड निर्धारित करते हैं। दंड की शक्ति के भय के कारण ही मनुष्य न्याय के आधार पर कानूनों का पालन करते हैं। दंड की शक्ति के भय के आधार पर के कारण ही मनुष्य न्याय के आधार पर कानूनों का पालन करते हैं। अतः न्याय भय का शिशु है। जस्टिस इज द चाइल्ड ऑफ द फियर। ग्लाउकन के अनुसार न्याय भय की प्रवृत्ति पर आधारित है तथा वह निर्बलों की आवश्यकता है न कि शक्तिशाली का हित। इस प्रकार ग्लाउकन के सिद्धांत के दो परिणाम निकलते हैं। राज्य पारस्परिक भय की प्रवृत्ति पर आधारित है न कि सर्वव्यापी नैतिक सिद्धांतों पर। दूसरा, राज्य स्वाभाविक संगठन नहीं है वरन परंपरागत कृत्रिम संगठन है। तो यह कार्य कारण सिद्धांत है जो यह कहता है न्याय भय का शिशु है, यानी न्याय किस पर आधारित है? भय की प्रवृत्ति पर आधारित है और यह निर्बलों की आवश्यकता है, यानी जो कमजोर लोग हैं उनकी आवश्यकता है न कि शक्तिशाली का हित। जैसा कि इससे पहले वाला सिद्धांत कहता था कि न्याय शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय कहलाता है, इसे इसके विपरीत है। प्लेटो इस धारणा का भी खंडन करते हैं और वे इससे सहमत नहीं हैं। वह कानून और न्याय को समझौते पर आधारित बाहरी या बाह्य नहीं मानता वरन आत्मा का आंतरिक गुण समझता है। ठीक है, न्याय का गुण स्थायी रूप से व्यक्ति की आत्मा में निवास करता है और न्याय का पालन भय अथवा शक्ति के कारण नहीं वरन स्वाभाविक रूप से होता है। तो अब बात करते हैं हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत की कि प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किस प्रकार किया है। सिफालस और पॉलीमार्कस, थ्रेसीमैकस, यह थ्रेसीमैकस वर्ड है, ग्रेसीमैकस नहीं है, तथा ग्लाउकन न्याय से संबंधित जिन दृष्टिकोणों का प्रतिपादन करते हैं उन तीनों की एक समान विशेषता क्या है कि ये सभी लोग न्याय को एक बाह्य अर्थात बाहरी मानते हैं, बाहरी वस्तु मानते हैं। इसके विपरीत प्लेटो न्याय को बाहरी न मानकर आत्मा या अंतःकरण की वस्तु मानता है, आत्मा के अंतःकरण की वस्तु मानता है और इस आधार पर इन तीनों सिद्धांतों को वह अस्वीकार कर देता है। प्लेटो कहता है कि न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। न्याय क्या है? मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन दो रूपों में करता है।
पहला है व्यक्तिगत न्याय, दूसरा सामाजिक न्याय या राज्य से संबंधित न्याय। हम एक एक करके इनका यहाँ अध्ययन करेंगे। पहले हम देखते हैं व्यक्तिगत न्याय। प्लेटो के अनुसार मानव की आत्मा में 3 तत्व या 3 अंश या 3 गुण विद्यमान होते हैं। उनको उसने क्या नाम दिया है? इंद्रिय तृष्णा एपेटाइट, शौर्य स्पिरिट और बुद्धि विजडम। तो मानव की आत्मा के 3 गुण क्या हैं? इंद्रिय तृष्णा, शौर्य और बुद्धि। जब ये तीनों गुण उचित अनुपात में मानव मस्तिष्क में विद्यमान रहते हैं तभी व्यक्ति न्याय का पालन कर सकता है। न्याय क्या है? जब ये तीनों गुण इंद्रिय तृष्णा, शौर्य और बुद्धि मानव मस्तिष्क या मानव आत्मा में उचित अनुपात में विद्यमान रहते हैं तो व्यक्ति की आत्मा में या व्यक्ति के अंतर्गत न्याय की स्थापना होती है। यह क्या कहलाता है? व्यक्तिगत न्याय। यानी इंद्रिय तृष्णा, शौर्य और बुद्धि का उचित अनुपात, ठीक है, इनका समन्वय या संतुलन ही क्या कहलाता है? न्याय। दूसरे शब्दों में हम कहें तो इंद्रिय तृष्णा, शौर्य तथा बुद्धि का उचित समन्वय और सामंजस्य व्यक्ति के जीवन में न्याय की सृष्टि करता है और यही व्यक्तिगत न्याय है। समझ में आया आप लोगों को कि प्लेटो के अनुसार व्यक्तिगत न्याय क्या है? जो उसकी आत्मा के 3 गुण हैं, इंद्रिय तृष्णा, शौर्य और बुद्धि, इन तीनों का उचित समन्वय और सामंजस्य व्यक्ति के अंदर न्याय की स्थापना करता है और यह व्यक्तिगत न्याय कहलाता है। अब हम बात करते हैं सामाजिक न्याय की। व्यक्तिगत न्याय का प्रतिपादन करने के बाद प्लेटो सामाजिक न्याय का प्रतिपादन करता है, या इसे हम कह सकते हैं राज्य के संबंध में न्याय का प्रतिपादन प्लेटो करता है। अब देखते हैं किस प्रकार करता है प्रतिपादन सामाजिक न्याय का। प्लेटो के अनुसार जिस प्रकार छोटे अक्षरों की तुलना में बड़े अक्षर आसानी से पढ़े जा सकते हैं, उसी प्रकार व्यक्ति के जीवन की अपेक्षा राज्य में न्याय को स्पष्ट रूप से लक्षित किया जा सकता है। ठीक है, अभी इसको ध्यान रखिए कि छोटे अक्षरों की तुलना में बड़े अक्षर आसानी से हम लोग पढ़ सकते हैं। तो राज्य क्या है? व्यक्ति से बड़ा है, तो राज्य में व्यक्ति के जीवन की अपेक्षा न्याय को स्पष्ट रूप से लक्षित करना आसान है। राज्य के संबंध में प्लेटो का विचार है कि राज्य मानव मस्तिष्क का ही व्यापक रूप है। राज्य मानव मस्तिष्क का ही व्यापक या वृहत रूप है। यह कथन आपको याद रखना है। राज्य बलूत के वृक्ष अथवा चट्टानों से नहीं निकलते, वरन वे उन लोगों के मस्तिष्क और चरित्र का परिणाम होते हैं जो उनमें निवास करते हैं। तो ये कथन जो आते हैं बीच बीच में, बच्चों इनको आप बार बार रिवाइज करके याद करते रहें। ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के अंदर कई बार पूछे गए हैं, पूछे जाते रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। प्लेटो क्या करता है कि मानव आत्मा के गुणों के अनुरूप, मानव आत्मा के जो 3 गुण हैं और 3 गुणों के समन्वय के बाद मानव की आत्मा में चौथा गुण कौन सा स्थापित होता है? न्याय। उसी प्रकार मानव आत्मा के 4 गुणों के आधार पर राज्य के 4 गुण बताता है। 4 गुण कौन कौन से हैं राज्य के? बुद्धिमत्ता, साहस, संयम और न्याय। बुद्धिमत्ता, साहस और संयम, ये तीनों गुणों के प्रतिनिधि के रूप में प्लेटो ने राज्य में 3 वर्ग बताए हैं। शासक वर्ग, सैनिक वर्ग जिसे रक्षक वर्ग भी कहा जाता है, और उत्पादक या सेवक वर्ग। हम इनको एक टेबल के माध्यम से यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। मानव आत्मा के 3 गुण हैं, बुद्धि, शौर्य और इंद्रिय तृष्णा। ठीक है, बुद्धि के समान राज्य में कौन सा गुण होता है? उसका नाम है बुद्धिमत्ता। शौर्य के इक्विवेलेंट कौन सा है? साहस। और इंद्रिय तृष्णा के इक्विवेलेंट है संयम, राज्य का गुण है। और इन 3 गुणों के अनुसार राज्य में 3 वर्ग की कल्पना प्लेटो करता है, जिसके अंतर्गत बुद्धिमत्ता की प्रधानता है, वह क्या कहलाता है? शासक वर्ग। और प्लेटो के अनुसार इसमें स्वर्ण या सोने की तत्व प्रधान होता है या कि प्रधानता पाई जाती है। साहस जिसमें अधिक होता है वह सैनिक वर्ग कहलाता है और इसमें ताम्र तत्व पाया जाता है। ऐसा प्लेटो ने कल्पना की है। और संयम के अनुरूप कौन सा वर्ग होता है? उत्पादक वर्ग, और इसमें वह लौह तत्व
की कल्पना प्लेटो करता है। अर्थात बुद्धि, शौर्य और इंद्रिय तृष्णा के अनुरूप 3 गुण राज्य के होते हैं, बुद्धिमत्ता, साहस और संयम। और बुद्धिमत्ता, साहस और संयम के अनुसार 3 वर्ग राज्य में कल्पित किए हैं प्लेटो ने, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। और इन तीनों गुणों में कौन कौन सा तत्व प्रधान होता है वह सारणी के अंतिम कॉलम में दिया गया है। राज्य में जब शासक वर्ग निस्वार्थ भाव से, अब देखिए कि अभी 4 गुण तो उसने बता दिए प्लेटो ने, अब राज्य में न्याय की स्थापना किस प्रकार होती है, किस स्थिति में होती है। राज्य में जब शासक वर्ग निस्वार्थ भाव से हितों की रक्षा करते हुए शासन कार्य करता है, सैनिक वर्ग प्राणों की बाजी लगाते हुए देश की सीमाओं की रक्षा करता है, और उत्पादक वर्ग सब कष्टों को सहन कर अपने उपयोग से अधिक उपभोग की सामग्रियां पैदा करता है, तभी राज्य में न्याय स्थिर रहता है या न्याय की स्थापना होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि जिस वर्ग का जो कार्य है वह उसे ईमानदारी से करता है तो राज्य में न्याय की स्थापना होती है। शासक वर्ग ईमानदारी से शासन कार्य करता है, सैनिक वर्ग रक्षा कार्य करता है, उत्पादक वर्ग उत्पादन कार्य करता है, तो उस राज्य में न्याय की स्थापना होती है। तो हम संक्षेप में अगर कहें तो न्याय क्या है, राज्य के या सामाजिक स्तर पर कर्तव्य पालन करना, जिस वर्ग का जो कर्तव्य है उसका पालन करना ही न्याय कहलाता है। अब न्याय क्या है और उसका अधिवास या निवास कहाँ है, इसका उत्तर देते हुए प्लेटो ने कहा है कि यह अपने निश्चित स्थान में अपने कर्तव्यों का पालन करना और दूसरे के कर्तव्यों में हस्तक्षेप न करना ही है, और इसका निवास स्थान अपना निश्चित कर्तव्य पूरा करने वाले प्रत्येक नागरिक के मन में है। तो बात समझ में आई, न्याय क्या है, अपने निश्चित स्थान में जो आपका निर्धारित स्थान है उसमें अपने कर्तव्यों का पालन करना, दूसरों के कर्तव्यों में हस्तक्षेप नहीं करना ही न्याय है। और अधिवास कहाँ है, इस प्रकार अपने कर्तव्यों का पालन करना और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप न करने वाले प्रत्येक नागरिक के मन में न्याय का अधिवास है प्लेटो के अनुसार। प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा विशेषीकरण स्पेशलाइजेशन के इस विचार पर आधारित है कि एक व्यक्ति को केवल एक ही ऐसा कार्य कुशलता पूर्वक करना चाहिए जो उसके स्वभाव के नितांत अनुकूल हो। बात समझ में आई आपको कि प्लेटो क्या कहता है कि एक व्यक्ति को या प्रत्येक व्यक्ति को केवल वही कार्य कुशलता पूर्वक करना चाहिए जो उसकी प्रकृति या स्वभाव के अनुकूल है। जैसे शासक वर्ग की प्रकृति क्या है, शासन कार्य करना, उसमें बुद्धिमत्ता का तत्व अधिक होता है तो शासन कार्य करना। इसी प्रकार उत्पादक वर्ग और सैनिक वर्ग जो उनके स्वभाव के अनुरूप कार्य हैं उन कार्यों को करना ही न्याय है। इस प्रकार ये विशेषीकरण के विचार पर आधारित है, अर्थात जो जिस कार्य को करने में कुशल है उसको वही कार्य करना चाहिए। बारकर कहते हैं इस संबंध में, न्याय का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उस कर्तव्य का पालन जो उसके प्रकृतिस्थ या स्वाभाविक गुणों एवं सामाजिक स्थिति के अनुकूल है। जो उसके स्वाभाविक गुण हैं, जो प्रकृतिस्थ गुण हैं और जो सामाजिक स्थिति के अनुकूल हैं कार्य, उन कार्यों को करना ही न्याय है। नागरिक की स्वधर्म यानी अपना कर्तव्य की चेतना तथा सार्वजनिक जीवन में उसकी अभिव्यंजना ही राज्य का न्याय है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको कि व्यक्ति में इस बात की चेतना होनी चाहिए कि उसका स्वधर्म क्या है, उसका कर्तव्य क्या है, और उस कर्तव्य का पालन करना ही न्याय है। ठीक है, जब उस कार्य की सार्वजनिक जीवन में अभिव्यंजना होती है, जब उस कार्य का वह पालन करता है तो वह राज्य के स्तर पर न्याय की स्थापना हो जाती है। कैटलिन कहते हैं, अभी कई कथन आते हैं, इनको आपको याद रखना है। कैटलिन कहते हैं कि मेरा स्थान और उसके कर्तव्य यानी उस स्थान के अनुरूप कर्तव्य ही न्याय है। मेरा स्थान और उसके कर्तव्य है, यही न्याय है। क्वायरे भी कहते हैं प्रत्येक नागरिक को उसके अनुकूल भूमिका और कार्य देना ही न्याय है। प्रत्येक नागरिक को उसके अनुकूल उसके अनुकूल का मतलब यह है कि उसके अंतर्गत कौन सा गुण प्रधान है, उसमें बुद्धिमत्ता की प्रधानता है, उसमें साहस की प्रधानता है या उसमें संयम की प्रधानता है। ठीक है, तो उसके अनुकूल उसको भूमिका देना और कार्य देना ही न्याय है। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि प्लेटो को जो न्याय सिद्धांत है वह हिंदू दर्शन के या हिंदू धर्म के स्वधर्म पालन का जो सिद्धांत है उसके समान है। ठीक है, अब फोस्टर का ये कथन है, आप इसको अपनी पुस्तक में से पढ़िएगा, फोस्टर का कथन है। इसी प्रकार हम अंत में सेबाइन के कथन का उल्लेख करना चाहेंगे। हम न्याय समाज का
एकता सूत्र है, यह उन व्यक्तियों के परस्पर तालमेल का नाम है जिनमें से प्रत्येक ने अपनी प्रकृति और शिक्षा दीक्षा के अनुसार अपने कर्तव्य को चुना है और उसका पालन करता है। ठीक है, वह व्यक्तिगत धर्म भी है और सामाजिक धर्म भी, क्योंकि इसके द्वारा राज्य तथा उसके घटकों को परम कल्याण की प्राप्ति होती है। हम दोबारा रिपीट करते हैं सेबाइन के कथन को। न्याय समाज का एकता सूत्र है, यह उन व्यक्तियों के परस्पर तालमेल का नाम है जिनमें से प्रत्येक ने अपनी प्रकृति और शिक्षा दीक्षा के अनुसार अपने कर्तव्य को चुना है और उसका पालन करता है। वह व्यक्तिगत धर्म भी है और सामाजिक धर्म भी, क्योंकि इसके द्वारा राज्य तथा उसके घटकों को परम कल्याण की प्राप्ति होती है। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो प्लेटो का न्याय सिद्धांत है इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। जो पहली विशेषता है वह क्या है? यह एक नैतिक सिद्धांत है। हमने पहले ही प्रारंभ में ही स्पष्ट कर दिया था कि प्लेटो का जो न्याय का सिद्धांत है वह एक नैतिक सिद्धांत है, न कि वैधानिक या कानूनी सिद्धांत। ठीक है, प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा वैधानिक नहीं है, वह एक नैतिक है और सर्वव्यापी धारणा है। सर्वव्यापी किस अर्थ में? कि इसमें मानव के केवल वैधानिक कर्तव्यों का ही नहीं वरन समस्त कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। उसके सामाजिक, आर्थिक, नैतिक सभी कर्तव्यों का उल्लेख इसके अंतर्गत किया गया है, केवल वैधानिक कर्तव्यों का ही उल्लेख इसमें नहीं है। ठीक है, समझ में आया आपको? दूसरा है, न्याय जीवन का एक आंतरिक तत्व और संतुलनकारी धारणा है। जीवन, हमने इस बात का पहले ही उल्लेख कर दिया है कि प्लेटो के अनुसार न्याय एक बाहरी तत्व न होकर आत्मा का आंतरिक तत्व है और यह एक संतुलनकारी तत्व है। संतुलनकारी का मतलब होता है जो 3 गुण प्लेटो ने बताए हैं व्यक्ति के स्तर पर, और 3 वर्ग और 3 गुणों के अनुरूप 3 वर्ग जो राज्य में बताए हैं उनके बीच संतुलन की धारणा पर आधारित है। न्याय कृत्रिम या बाह्य वस्तु न होकर मनुष्य के अंतःकरण की एक पवित्र भावना है जिसका आधार आत्म संयम एवं आत्म त्याग है। इसमें इस बात पर बल दिया गया है कि जीवन में अति के स्थान पर संतुलन को अपनाया जाना चाहिए। ठीक है, ये दूसरी विशेषता। तीसरी है कार्य विशिष्टता का सिद्धांत। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। स्पेशलाइजेशन जो उसकी विशेषता है, न्याय सिद्धांत के अनुसार मानवीय जीवन के 3 नैसर्गिक या प्राकृतिक तत्व हैं, विवेक, साहस और तृष्णा। जीवन के इन तीनों तत्वों के अनुरूप ही राज्य के नागरिकों को प्लेटो ने 3 वर्गों में विभाजित किया है। विवेक के अनुसार शासक वर्ग, साहस के अनुसार सैनिक वर्ग और तृष्णा के अनुसार उत्पादक वर्ग। इनमें से प्रत्येक वर्ग को विशेष मनोयोग से अपने आप को उस कार्य में लगाए रखना चाहिए जो कार्य उसकी प्रकृति के अनुकूल है। इस आधार पर ही कार्य श्रेष्ठता और समस्त समाज में एकता की स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। जो कार्य जिस व्यक्ति की प्रकृति के अनुरूप है, अगर वह उसी कार्य को करेगा तो उस कार्य में श्रेष्ठता उसको प्राप्त होगी और इस आधार पर समाज में एकता भी बनी रहेगी। जब प्रत्येक व्यक्ति अपने ही कार्यों को करेगा और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा तो समाज में एकता की स्थापना भी इसके माध्यम से संभव होगी। कार्य विशिष्टता में यह बात भी सम्मिलित है कि व्यक्ति के द्वारा अन्य व्यक्तियों के कार्यों में हस्तक्षेप न किया जाए। ठीक है, इस संबंध में जैसा कि डॉक्टर रूज ने लिखा है, अपने कार्य को करना और अन्य लोगों के कार्यों में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। ठीक है, हम चौथी विशेषता देखते हैं, अति व्यक्तिवाद का विरोधी और सावयव एकता का सिद्धांत। तो एक जो प्लेटो का न्याय सिद्धांत है यह अति व्यक्तिवाद का विरोध करता है और सावयव एकता का प्रतिपादन करता है। सावयव एकता यानी सह अवयव, जिस प्रकार शरीर और उसके अंगों में संबंध होता है, एकता होती है, उसे सावयव एकता कहते हैं। न्याय सिद्धांत की एक प्रमुख मान्यता यह है कि व्यक्ति समष्टि का एक अंग है, यानी समाज का एक अंग है और समाज के विकास में ही व्यक्ति का विकास निहित है। तो यह बात अति व्यक्तिवाद का विरोधी है। व्यक्ति को समाज का एक अंग माना गया है और समाज के विकास में ही व्यक्ति का विकास निहित रहता है। कार्य विशिष्टता का सिद्धांत वर्गों और व्यक्तियों में भिन्नता उत्पन्न करने के लिए नहीं वरन एकता उत्पन्न करने के लिए अपनाया गया है।
कार्य विशिष्टता का जो सिद्धांत है ये वर्गों और व्यक्तियों में भिन्नता उत्पन्न करने वाला नहीं है, अपितु उनमें एकता उत्पन्न करने के लिए प्लेटो ने अपनाया है। न्याय सिद्धांत में व्यक्ति बनाम राज्य जैसी कोई प्रतिस्पर्धा की स्थिति नहीं है। इसमें व्यक्ति राज्य के लिए है और राज्य के प्रति उसके कर्तव्य ही हैं, अधिकार नहीं। प्लेटो ने स्पष्टतः लिखा है कि नागरिकों में कर्तव्य भावना ही राज्य का न्याय सिद्धांत है। ठीक है। पांचवी विशेषता है दार्शनिक शासक। जो प्लेटो का न्याय सिद्धांत है वह किसकी स्थापना करता है? अंतिम रूप से दार्शनिक शासक की। प्लेटो ने बताया है कि व्यक्ति के आत्मा के गुणों के अनुसार समाज में 3 वर्ग हैं और जिसमें बुद्धिमत्ता या बुद्धि की प्रधानता है वह शासन कार्य करेगा। तो प्लेटो के न्याय सिद्धांत के माध्यम से किसकी स्थापना होती है? दार्शनिक शासक की। एक विशेषता यह है उसकी। प्लेटो न्याय की प्राप्ति के लिए यह नितांत आवश्यक है कि राज्य की शासन व्यवस्था विवेकशील, निस्वार्थी और कर्तव्यपरायण व्यक्तियों के हाथ में हो। प्लेटो क्या कहता है? न्याय की प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक है कि राज्य की जो शासन व्यवस्था है वह किन लोगों के हाथ में होनी चाहिए? जो विवेकशील हैं, स्वार्थ रहित हैं, निस्वार्थी हैं और कर्तव्य परायण हैं। प्लेटो उपर्युक्त गुणों से युक्त व्यक्ति को ही प्लेटो के द्वारा दार्शनिक शासक का नाम दिया गया है। जो इन गुणों से युक्त है वह प्लेटो की दृष्टि में क्या कहलाता है? दार्शनिक शासक। प्लेटो का न्याय सिद्धांत सीधा साधा होने के कारण महत्वहीन प्रतीत हो सकता है। हम बात करते हैं प्लेटो के न्याय सिद्धांत के महत्व की। यह हमें महत्वहीन प्रतीत हो सकता है, लेकिन तत्कालीन यूनान की परिस्थितियों के संबंध में इसका बहुत अधिक महत्व है। प्लेटो के पूर्व और उसके समय में समाज और राज्य में बड़ी अव्यवस्था फैली हुई थी और प्रत्येक राज्य धनी तथा निर्धन इस प्रकार के 2 परस्पर विरोधी वर्गों में बटा हुआ था। जिसकी लाठी उसकी भैंस का सिद्धांत प्रचलित था। साथ ही थ्रेसीमैकस जैसे सोफिस्ट जो लोग जो थे वे इस सिद्धांत को न्याय संगत भी ठहरा रहे थे। उनका मानना था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस का सिद्धांत ही न्याय है। इसके विरोध में नैतिकता तथा सदाचरण को प्रतिष्ठित करने के लिए तथा तत्कालीन राज्य और सामाजिक व्यवस्था की कुरीतियों को दूर करने के लिए प्लेटो ने श्रेष्ठ तर्कों के आधार पर न्याय के विचार को प्रतिपादित किया। बात समझ में आई कि उसका क्या महत्व है कि जिस प्रकार की व्यवस्था उस समय प्रचलित थी उन परिस्थितियों में नैतिकता और सदाचरण के आधार पर न्याय को प्रतिष्ठित करने का कार्य प्लेटो ने किया ताकि राज्य और तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था की कुरीतियों को दूर किया जा सके। अब हम करते हैं इस न्याय सिद्धांत की आलोचना को देखते हैं। इस पर दृष्टिपात कर लेते हैं कि इस न्याय सिद्धांत में क्या दोष हैं। भले ही यह न्याय सिद्धांत अपने समय की परिस्थितियों के में उपयोगी और महत्वपूर्ण हो, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। सबसे पहले जो इसमें दोष है, जो आलोचना की जाती है, वह है कि यह कानूनी धारणा नहीं है अपितु एक नैतिक धारणा है। आज न्याय को एक कानूनी धारणा के रूप में हम लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन प्लेटो ने कानूनी धारणा का नहीं एक नैतिक धारणा के रूप में न्याय का प्रतिपादन किया था। बारकर कहते हैं कि इसका सबसे बड़ा दोष क्या है कि प्लेटो का न्याय वस्तुतः न्याय नहीं है। वह केवल मनुष्यों को अपने कर्तव्यों तक सीमित करने वाली भावना मात्र है। यह कोई ठोस कानून नहीं है। बारकर के द्वारा यह आलोचना अपना कथन दिया गया है आलोचना में। दूसरा इसी में हम देखते हैं कानून और नैतिकता में बड़ा अंतर होता है। कानून व्यवस्थित समाज में व्यक्ति के कार्यों को निर्देशित करने वाले नियमों से संबंधित होते हैं। कानून क्या है? व्यवस्थित समाज में व्यक्ति के कार्यों को निर्देशित करने वाले नियमों से संबंधित होते हैं, जबकि नैतिकता इन कार्यों के पीछे निहित विचारों और आदर्शों से संबंधित होती है। प्लेटो ने इस अंतर को दृष्टि में नहीं रखा कि कानून और नैतिकता का जो अंतर है उसको दृष्टि में नहीं रखा। इसलिए विलियम बॉयड कहते हैं उसने नैतिक कर्तव्य और वैधानिक दायित्व के बीच की सीमा को भी भुला दिया है। तो पहला जो आलोचना है दोष यह हो गया। दूसरा है दार्शनिक वर्ग को समस्त शक्तियां प्रदान करना अनुचित है। प्लेटो ने
शासन संबंधी सभी शक्तियां एक ही वर्ग, कौन सा वर्ग, दार्शनिक वर्ग या शासक वर्ग को प्रदान कर दी है। और हमारा सामान्य अनुभव क्या कहता है कि एक ही वर्ग को राजनीतिक सत्ता का एकाधिकार प्रदान करने का परिणाम क्या हो सकता है, उस वर्ग का पतित होना और राज्य का भ्रष्ट होना। जब एक ही वर्ग को राजनीतिक सत्ता प्रदान कर दी जाती है, किसी अन्य वर्ग को उससे वंचित रखा जाता है, तो इसका परिणाम क्या होता है, उस वर्ग के पतन के रूप में और अंत में उस राज्य के पतन या भ्रष्ट होने के रूप में सामने आता है। असीमित शक्ति पूर्णतया भ्रष्ट कर देती है। लॉर्ड एक्टन का कथन है कि असीमित जो शक्ति होती है वह पूर्णतया व्यक्ति को भ्रष्ट कर देती है। मनुष्य और समाज का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। एक आलोचना इसकी यह की जाती है कि न्याय संबंधी किसी भी व्यवस्था का उद्देश्य मनुष्य और समाज का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, लेकिन प्लेटो के न्याय सिद्धांत के आधार पर इसकी प्राप्ति संभव नहीं है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक ही कार्य तक सीमित कर दिया गया है। जो उसकी प्रकृति के अनुकूल जो गुण उसमें प्रधान है, उस गुण के आधार पर व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए। तो इस प्रकार व्यक्ति केवल उसी कार्य तक सीमित हो जाता है और उसमें केवल एक ही प्रवृत्ति का विकास होता है और अन्य व्यक्ति की जो योग्यताएं हैं उनका विकास नहीं हो पाता। दूसरे शब्दों में व्यक्ति का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता, और जब व्यक्ति का सर्वांगीण विकास नहीं होगा तो समाज का सर्वांगीण विकास भी अवरुद्ध हो जाएगा। चौथी आलोचना क्या है, गुणों के निर्धारण का कोई आधार नहीं है। इस सिद्धांत में मानव जीवन के गुणों या उसकी तीन प्रधान प्रवृत्तियों के आधार पर समाज को तीन वर्गों में विभक्त किया गया है, किंतु मानव में कौन से गुण या कौन सी प्रवृत्ति प्रधान होती है इसके निर्धारण का कोई भी आधार नहीं बताया गया है। ऐसी स्थिति में जन्म ही गुण के निर्धारण का एक आधार बन जाता है और इस आधार को श्रेष्ठकर नहीं कहा जा सकता। इस बात की क्या गारंटी है कि दार्शनिकों की संतान भी विवेक और ज्ञान से युक्त ही होगी। तो गुणों के निर्धारण का कोई आधार नहीं है। प्लेटो कहता है कि कर्म का निर्धारण जन्म के आधार पर नहीं वरन गुण के आधार पर होगा और लोहा तांबे में और तांबा स्वर्ण में बदल सकेगा। लोहा तांबे में अर्थात उत्पादक वर्ग सैनिक वर्ग में और सैनिक वर्ग शासक वर्ग में बदल सकेगा। लेकिन प्लेटो ने इस संबंध में कोई सुनिश्चित व्यवस्था नहीं की है और इसी कारण प्लेटो पर यह दोषारोपण किया जा सकता है कि वह लौह तत्व अर्थात उत्पादक वर्ग के सदस्य को निरंतर लौह तत्व ही बनाए रखना चाहता है, उसे स्वर्ण तत्व शासक वर्ग के सदस्य में परिणत होने का अवसर देना नहीं चाहता। बात समझ में आई आपको? फिर अगली आलोचना क्या है, वर्तमान समय के राज्यों पर लागू करना संभव नहीं है। प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है उसे वर्तमान समय के राज्यों पर लागू नहीं किया जा सकता। प्लेटो के समय में छोटी छोटी जनसंख्या वाले नगर राज्य थे, किंतु वर्तमान समय में करोड़ों की जनसंख्या वाले राज्य हैं और इस प्रकार की जनसंख्या को हम तीन वर्गों में बांटकर उनके कार्य निश्चित नहीं कर सकते। बात समझ में आई आपको? छठा है सर्वाधिकारवाद का मार्ग प्रशस्त होना। सर्वाधिकारवाद एक तरह की तानाशाही। प्लेटो का न्याय सिद्धांत इस प्रकार भी अस्वीकार्य है कि इससे सर्वाधिकारवाद का मार्ग प्रशस्त होता है। समाज के किस व्यक्ति को किस श्रेणी में रखा जाए इसका निश्चय शासक वर्ग ही करेगा और शासक वर्ग की शक्ति की कोई सीमा नहीं है और वह सदैव शासक वर्ग ही बना रहना चाहेगा। ये सारी बातें सर्वाधिकारवाद की ओर ले जाती हैं जो मानव जाति के हित में नहीं हो सकती। ठीक है, तो न्याय सिद्धांत सर्वाधिकारवाद का मार्ग प्रशस्त करता है। एक आलोचना इसकी यह है। और अंतिम जो है वर्गीय विशेषाधिकारों का समर्थन अनुचित। प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत के आधार पर वर्गीय विशेषाधिकारों का समर्थन करता है जो अनुचित है। एक विरोधाभास यह भी है कि न्याय से सामान्यतया हमें व्यक्तियों के प्रति व्यवहार में समानता का बोध होता है। न्याय की जब बात आती है तो हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कि व्यक्तियों के प्रति समानता का व्यवहार, किंतु प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत के अंतर्गत वर्गीय विशेषाधिकारों को न्यायोचित ठहराता हुआ नजर आता है। न्याय के नाम पर वर्गीय विशेषाधिकारों का समर्थन किसी भी प्रकार से उचित नहीं कहा जा सकता। वास्तव में
प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन एक वैधानिक सिद्धांत के रूप में नहीं, एक नैतिक सिद्धांत के रूप में किया है, और यह उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों के संदर्भ में उचित था। वर्तमान समय में इसमें कई कमियां हमें नजर आती हैं, जिसे वर्तमान में लागू करने में कठिनाइयां पैदा होती हैं। ठीक है बच्चों, आशा है आपको यह व्याख्यान समझ में आया होगा, और इस व्याख्यान की जो PDF फाइल है आप उसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।